रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना है, ये घटना मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, आप लोगों तक रखूं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग मेरे फैमिली की तरह हैं, मेरे फैमिली के व्यूअर्स हैं, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अपना और अपने अपनों का, बड़ों का, सबका ख्याल आप लोगों को रखना है। और दोस्तों, हम तुम ज़िंदगी में परिवार के लिए ही जीते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा जो परिवार है वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बताए। अगर कोई पत्नी है तो वो चाहती है कि वो ऐसे काम करे कि जिससे उसका पति खुश हो। अगर कोई पति है तो वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए देश से बेवतन पड़ा हुआ है, परदेश में रहकर काम कर रहा है, 4 पैसे कमा रहा है, इसीलिए ताकि उसकी जो पत्नी है, उसके जो बच्चे हैं, चैन और सुकून से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके। लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसान के जो पवित्र रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों को भी कलंकित करने से एक बार भी नहीं सोचते। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में हर रिश्ते की अगर बात की जाए तो हर रिश्ता इंसान का खूनी रिश्ता होता है, चाहे चाचा का हो, ताऊ का हो, मामा का, फूफा का, ताया का, किसी का भी रिश्ता, XYZ, माँ बाप, सबका। लेकिन दुनिया में बस एक रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसको सिर्फ और सिर्फ भरोसे की बुनियाद पर बनाया जाता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने अपने चैनल के माध्यम से ये कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूँगा कि जो पति और पत्नी का रिश्ता होता है, ये एक समय पर जाकर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिश्ता बन जाता है। चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, ताया, चाचा, फूफा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिश्ता अगर कोई बनता है तो वो एक पति और पत्नी का रिश्ता बन जाता है। ज़रा सोचिए कि आधी रात को अगर तुम्हें प्यास लग जाए तो तुम्हारी जो पत्नी होगी वो तुम्हारे लिए पानी ला के देगी। इस तरीके का, इस कदर वाला जो प्यार होता है, ये पति और पत्नी के रिश्ते में होता है। लेकिन आज के ज़माने में इस पवित्र रिश्ते को भी कलंकित करने से लोग बाज नहीं आ रहे। तरह तरीके की ऐसी घटनाएं निकल के आ रही हैं समाज से कि इंसान कहीं ना कहीं इस रिश्ते को भी शक की निगाह से देखने लगा है। आज की जो घटना है, ये जीता जागता उदाहरण है इसी बात का कि कैसे एक परिवार हंसी हंसी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाने वाला ये परिवार, अचानक से इस परिवार के मुखिया के साथ में ऐसा कुछ हो जाता है जिसका अंदाज़ा न पत्नी ने लगाया था, न पति ने लगाया था, न घर वालों ने लगाया था, न गांव वालों ने, न रिश्तेदार ने, किसी ने भी नहीं लगाया था। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करूं अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह लगती है बुलंदशहर। और ये जो बुलंदशहर है, इसी के अंतर्गत एक इलाका आता है औरंगाबाद इलाका। और इसी औरंगाबाद में एक गांव पड़ता है इलिना गांव। ये जो इलिना गांव है, इस गांव के अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम यतिपाल है, वो रहा करते हैं। यतिपाल, उनका एक बेटा है जिसका नाम विनोद है। जो विनोद है, इसकी शादी की उम्र हो चली थी। जब विनोद की शादी की उम्र हो चली थी तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को विनोद की शादी की चिंता होती है। इसलिए वो तमाम रिश्तेदारों से, तमाम लोगों से कहते हैं कि भाई, इस तरीके से हमारा जो बेटा है वो जवान हो चुका है, लिहाजा अगर कोई अच्छी लड़की हो, कोई गुणी लड़की हो, कुछ अच्छा परिवार हो, संपन्न परिवार हो तो बताना, हम अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं। आखिरकार जो यतिपाल थे, अपने बेटे विनोद के लिए जब लड़की देख रहे थे तो उनकी तलाश खत्म होती है अंजू नाम की लड़की के साथ में। और जो अंजू थी, ये भी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, बेहद ही सुशील थी, बेहद ही कामकाज में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, हर काम में काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से एक लड़की को होना चाहिए उस तरीके की ये लड़की थी। देखते ही देखते अंजू को यतिपाल जो होते हैं अपने बेटे विनोद के लिए पसंद कर लेते हैं। विनोद को भी फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाया जाता है तो विनोद भी जो था वो अंजू को पसंद कर लेता है, कहता है लड़की ठीक है, बाकी जो परिवार वालों की मर्जी हो, जैसा आप लोग को सही लगे वैसा आप कर लें। क्योंकि जो विनोद था ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लड़का था। बेहतरीन के हिसाब से मैं आप लोग को बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा परिवार के प्रति सोच रखने वाला लड़का। यानी आजकल का ज़माना जो परिवार से बगावत करता है वो वाला लड़का नहीं था विनोद। विनोद वो लड़का था जहाँ पर इसके माँ बाप कह देते वहाँ पर ये शादी कर लेता। लिहाजा विनोद भी अपने माता पिता के कहने से इस अंजू के साथ में शादी करने के लिए तैयार होता है। जो विनोद के पिता थे यतिपाल, भरपूर तैयारियों के साथ में, बहुत ही मेहनत के साथ में अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करते हैं। आखिरकार वो दिन आता है, जो विनोद था वो दूल्हा बनता है। उसके बाद में अंजू के घर पे बारात जाती है तो अंजू जो थी वो रुखसत होकर विनोद के घर आती है। यहाँ से एक कहानी की एक शुरुआत है।
जब विनोद अपनी पत्नी अंजू के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता है, बेहतरीन तरीके से उसके साथ में जीना शुरू कर देता है। दोनों ने साथ फेरे लिए थे, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दोनों ने एक दूसरे के हाथ को चूम कर पहली बार कहा था कि एक दूसरे की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। इस तरीके से जो विनोद था अपनी पत्नी अंजू से मोहब्बत किया करता था। अच्छा, जो अंजू थी वो भी विनोद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करती थी। जो विनोद था मटरी का व्यापार किया करता था और इसके लिए कई बार ये शहर बुलंदशहर जाया करता था। वहाँ से कुछ साजो सामान जो उसे खरीद के लाना होता वो लेके आता, रॉ मटेरियल वगैरह। उसके बाद में मटरी बेचा करता था, यानी मटरी व्यापारी था। अच्छा खासा इसका कामकाज चलता था, सारी चीज़ें ठीक ठाक थीं। और इसी बीच में एक तारीख आती है 29 दिसंबर साल 2024। 29 दिसंबर साल 2024 तक जो विनोद था अपने परिवार के साथ में बहुत ही खुशी खुशी ज़िंदगी बिता रहा था। लेकिन 29 दिसंबर साल 2024 को विनोद अपने पिता यतिपाल और अपनी पत्नी अंजू से कहकर निकलता है कि वो बुलंदशहर जा रहा है। उसे कुछ सौदा वगैरह, कुछ सामान वगैरह खरीद के लेके आना है और जल्दी लौट आएगा। विनोद ये कहकर बुलंदशहर चला जाता है। यतिपाल जो थे वो अपने कामकाज में लग जाते हैं, पत्नी अंजू जो थी वो अपने कामकाज में लग जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन आमतौर पर जिस समय तक विनोद लौट आता था उस समय तक विनोद लौट कर नहीं आया था। अब जब विनोद लौट कर नहीं आता है तो जो यतिपाल होते हैं वो अपनी बहू अंजू के पास में आते हैं, कहते हैं कि बेटा जो विनोद है वो तुमसे कुछ कह कर गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बुलंदशहर से कहीं और चला जाए, ससुराल वगैरह चला जाए या फिर किसी मिलने वाले के यहाँ चला जाए। तो जब वो अंजू के कमरे में आता है तो देखता क्या है कि अंजू तो घर में है ही नहीं। अब वो बड़ा परेशान होता है कि अंजू घर में नहीं है तो अंजू कहाँ गई। लेकिन यहाँ पर जो यतिपाल होता है उसके दिमाग में अलग अलग तरीके की चीज़ें चलती हैं। पहले तो वही सोचता है कि अंजू हो सकता है कि बगल में किसी के यहाँ बैठने के लिए गई हो, फिर ये सोचता है कि हो सकता है कि अंजू विनोद के ही साथ चली गई हो। तमाम तरीके के ख्यालात इसके जहन में आते रहते हैं, लेकिन अंजू कहाँ गई थी इसके बारे में इसे कानो कान खबर नहीं थी। उधर जो दूसरी तरफ विनोद अभी तक नहीं आया था उसकी भी टेंशन यतिपाल को हो रही थी। लिहाजा अब जो यतिपाल था अपने बेटे विनोद का मोबाइल नंबर ट्राई करवाता है। जैसे ही मोबाइल नंबर लगाता है तो जो मोबाइल नंबर होता है ये स्विच ऑफ बताता है। अब विनोद का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा था, उधर जो अंजू है उसका भी मोबाइल नंबर लगाया जाता है तो वो भी स्विच ऑफ। अब जो यतिपाल होता है ये बड़ा परेशान होता है। इसके दिमाग में ये चीज़ें नहीं चल रही थी कि अंजू कहाँ है और विनोद कहाँ है, बल्कि उसे दोनों की ही फिक्र हो रही थी। और वो सोच रहा था कि अंजू कहाँ चली गई, फिर ये सोच रहा था कि विनोद कहाँ चला गया, विनोद अभी तक आया क्यों नहीं। आमतौर पर इस समय तक आ जाता है। लिहाजा अब जो यतिपाल था विनोद के जितने भी मिलने वाले थे उन मिलने वालों से कांटेक्ट करता है। कहता है कि विनोद किसी को कुछ बता कर गया है, कहाँ नहीं गया है, इसके बारे में किसी को कुछ नॉलेज है या फिर जानकारी है। या फिर यतिपाल ये भी सोचता है कि हो सकता है कि बुलंदशहर से लौट आया हो और किसी दोस्त के यहाँ बैठा हो। इस तरीके से जो यतिपाल था अपने बेटे को हर उस जगह ढूंढता है जहाँ पर विनोद आया जाया करता था। लेकिन जितने भी दोस्त थे सारे ही दोस्तों के घर पे पता कर लिया था, सारे ही मिलने वालों के यहाँ पे पता कर लिया था, हर उस जगह पर जाकर पता कर लिया था जहाँ पर अक्सर विनोद बैठ जाया करता था। लेकिन यतिपाल को अपने बेटे विनोद के बारे में कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब विनोद बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके बाद में रिश्तेदारों में कॉल करना चालू करता है, लेकिन तमाम रिश्तेदारों के यहाँ से भी यही जवाब मिलता है कि विनोद तो यहाँ नहीं आया। अब होते करते 29 दिसंबर साल 2024 का यह दिन था। पूरा दिन गुजर जाता है, रात का समय आ जाता है, रात गुजर जाती है। धीरे धीरे पूरे गांव के अंदर ये बात आग की तरफ फैल जाती है कि जो विनोद है वो घर से लापता है। अब उसके बाद में जो परिवार वाले थे और बाकी के जो रिश्तेदार थे सब लोग इकट्ठे हुए थे। सब लोग कहते हैं कि आज रात इंतज़ार करो और अगर कल तक नहीं आता है तो हमें कल को पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही सुबह होती है और सुबह को जब इस गांव से और जो बुलंदशहर है यहाँ के बीच में सुबह सुबह कुछ लोग आवाजाही कर रहे होते हैं, उसी बीच में एक दक्ष गार्डन एक जगह पड़ती है। उस दक्ष गार्डन के पास में एक अनजान शव पड़ा हुआ होता है। जब वो शव पड़ा हुआ होता है तो इस तरीके से लोग बातें करने लगते हैं कि भैया किसका शव है, किसका शव है। तो वहीं पर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो विनोद की पहचान कर लेता है। उसके बाद में विनोद के घर वालों को इत्तला कर दी जाती है कि इस तरीके से विनोद का शव दक्ष गार्डन के पास में पड़ा हुआ है, आप लोग जल्दी आ जाइए। जब परिवार वालों को ये बात पता चलती है कि दक्ष गार्डन के पास में विनोद का शव पड़ा हुआ है, परिवार वालों की रूह कांप जाती है। परिवार वालों को तो समझ ही नहीं आता कि अभी हमारा बेटा सुबह सुबह अच्छा खासा गया था कल के दिन और आज सुबह उसकी डेड बॉडी दक्ष गार्डन के पास में पड़ी हुई है। क्या हो गया, क्या माजरा है। लिहाजा घर परिवार वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद में रोने लगते हैं, चीखें मारने लगते हैं, दहाड़े मारने लगते हैं।
किसी के परिवार के किसी सदस्य की इस तरीके से निर्मम हत्या, तो जाहिर सी बात है कि परिवार वालों को तकलीफ होगी, दर्द होगा। उनके दर्द का अंदाज़ा न कोई लगा सकता है, न कोई समझ सकता है। बस जो पीड़ा होगी उसे वो परिवार ही महसूस कर सकता है। लिहाजा वहाँ से तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस जो थी जब इस तरीके की घटना के बारे में सुनती है, पुलिस तुरंत मौके पे पहुँच जाती है। मौके पे पहुँचने के बाद में सबसे पहले जो पूरा क्राइम सीन था उसको बहुत बारीकी से चेक करने के बाद में उसे सील कर देती है। और सील करने के बाद में अब पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि हत्या किस तरीके से की गई है, किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है। लेकिन जब पुलिस उस पूरे व्यक्ति यानी जो विनोद जिसकी हत्या की गई थी, जिसका शव यहाँ पे मौजूद था, उसको बहुत ही बारीकी से चेक करता है तो जिस्म पर हल्के फुल्के चोटों के निशान थे और गले पर उसकी एक रस्सी का निशान था। लिहाजा देखने से ही लग रहा था कि इसकी हत्या शायद गला दबाकर की गई है। लेकिन पुष्टि चूंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही होनी थी, इसलिए पुलिस उस शव को अपनी कस्टडी में लेती है, लाश का पंचनामा करती है और उसके बाद में इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर जो लोग यहाँ पर आए थे सबसे पहले उनसे पूछा जाता है कि तुम लोग आए तो तुमने यहाँ पर क्या कुछ देखा, कुछ ऐसी चीज़ संदिग्ध जो तुम्हें मिली हो, किसी ने उठा ली हो। लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर सुबह सुबह पहुँचे थे वो सारे लोग जो जो उन्होंने देखा था वो सब कुछ पुलिस को अपने बयानों में लिखवाते हैं। पुलिस उन सारे लोगों के बयान नोट करती है। उसके बाद में जो विनोद के पिता यतिपाल होते हैं उनसे पूछताछ करती है, क्या किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी, क्या किसी से कोई रंजिश, क्या किसी से हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ या फिर किसी से कोई पैसों का लेन देन। तो जो यतिपाल होते हैं कहते हैं कि साहब हमारा जो बेटा था बहुत ही सीधे किस्म का व्यक्ति था, ना उसका आए दिन किसी से कोई झगड़ा होता था, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन, और ना हमारी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी है, ना रंजिश है। लिहाजा पुलिस वाले फिर भी कहते हैं कि तुम्हें किसी के ऊपर अगर कोई शक है तो हमें बताओ, हम अपने स्तर से शक के आधार पर छानबीन करेंगे। तो जो यतिपाल होते हैं वो कहते हैं कि विनोद की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी अंजू ने की है। और अंजू ने की है, अंजू का एक प्रेमी है नेमपाल, उसने की है। अब जब ये बातें सामने आती हैं कि अंजू ने की है, नेमपाल ने की है, तो पुलिस जो थी वो अंजू की तलाश जारी करती है। इधर जब पुलिस अंजू की तलाश जारी करती है, इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि ये जो व्यक्ति विनोद जिसकी हत्या की गई है, इसको पहले काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाई गई है, और जब इसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली है, शराब के नशे में ये टुन हो गया है, तो उसके बाद में इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। अब उसके बाद में पुलिस जो थी वो अंजू को तलाश कर रही थी, नेमपाल को तलाश कर रही थी। तो जो अंजू होती है ये पुलिस को सियाना बस अड्डे पर मिल जाती है। पुलिस अंजू को सियाना बस अड्डे से गिरफ्तार करती है, पुलिस थाने लेके आती है। इधर नेमपाल के बारे में तलाश करती है, नेमपाल के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि जो नेमपाल है यहाँ से फ़रार है। उसके बाद में जो नेमपाल है चूँकि ये देवीपुरा कोतवाली के रहने वाला था, और उसके बाद में पुलिस एक जगह पहुँचती है, पुलिस को एक क्लू मिलता है कि एक शाहिद नाम का दोस्त है नेमपाल का, जो कि इसी ज्ञान लोक कॉलोनी का रहने वाला है, इसी कोतवाली के नगर कोतवाली के अंदर ये आता है। तो उसके बाद में जो पुलिस होती है अब नेमपाल को ढूंढने के लिए शाहिद के घर पे पहुंचती है, और जब शाहिद के घर पे पहुंचती है तो पुलिस शाहिद के साथ में ही नेमपाल को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब चूंकि नेमपाल और शाहिद ये दोनों गिरफ्तार हुए थे, उधर जो अंजू थी इसकी भी गिरफ्तारी हो गई थी। इन तीनों लोगों को लेकर पुलिस थाने पहुँचती है। अब पुलिस थाने पहुँचने के बाद में पुलिस सबसे पहले इस अंजू से पूछती है कि बताओ तुमने अपने पति की हत्या क्यों की। तो अंजू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर पुलिस उससे पूछती है कि तुम भाग क्यों रही थी। तो अंजू तरह तरीके के बहाने जो उससे बना सकती थी वो बनाती है, लेकिन पुलिस के सामने टूटती नहीं है। उसके बाद में जो पुलिस थी अब नेमपाल को सख्ती पे लेती है, नेमपाल से पूछताछ करती है, तो नेमपाल भी पुलिस के सामने तरह तरीके के बहाने बना देता है। उसके बाद में जो नेमपाल का दोस्त शाहिद होता है इससे भी पूछताछ करती है। अब तीनों ही लोगों से जब पूछताछ करती है तो तीनों ही लोग पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस को शक था और शक के साथ साथ यकीन भी था कि जो विनोद था उसकी हत्या में उसकी पत्नी अंजू, नेमपाल और शाहिद ही शामिल है। इसलिए पुलिस इन तीनों को अलग अलग बिठाती है और अलग अलग बिठाने के बाद में इनके साथ में सख्ती दिखाती है, और जब इनसे इनकी मेहमान नवाजी के तौर पर जब पूछताछ की जाती है तो आखिरकार ये तीनों लोग अलग अलग तरीके से पुलिस के सामने टूट जाते हैं। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी वाकई शर्मसार करने वाली होती है, हैरान करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है। ये उसी तरीके की कहानी होती है जिस तरीके की सिमिलर घटनाएं लगातार आ रही हैं। दरअसल अंजू और नेमपाल पुलिस को बताते हैं कि अंजू की शादी जब इस विनोद के साथ में होती है तो वो विनोद के साथ में अंजू अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। चूँकि जो विनोद था व्यापारी था तो कभी कभी इसे शहर जाना पड़ता था, तो कई बार ऐसा होता था कि अंजू जो थी वो घर पे अकेली रहा करती थी।
अब जब अकेली रहा करती थी तो इसी दौरान इसके दिमाग में कुछ शैतानी कीड़ा दौड़ने लगा। इसी बीच में इसकी मुलाकात नेमपाल से होती है। जब नेमपाल से मुलाकात होती है तो नेमपाल जो था वो अंजू को देखते ही पहली नज़र में अपने सपनों की रानी बनाने के बारे में सोच लेता है। लेकिन चूंकि अंजी शादीशुदा थी, इसलिए जब वो अंजू से इस तरीके की बात कहता है तो अंजू पहले तो इनकार करती है, लेकिन बाद में उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है और जो प्यार था धीरे धीरे नाजायज़ रिश्तों में बदल जाता है। अब इनके बीच में आए दिन मिलना मिलाना, शारीरिक संबंध, अवैध संबंध, ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं। और पति विनोद की पीठ पीछे ये सब कुछ हो रहा था। विनोद को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें कुछ मिसालें दी हैं, वो मिसालें ये हैं कि इश्क और मुश्क की चीज़ें ऐसी होती हैं कि इन्हें कितना ही इंसान छुपाए, कितना ही बचाने की कोशिश करे, कितना ही प्लानिंग के साथ में करे, ये चीज़ें खुल के सामने आती हैं। और उसके बाद में जब सामने आती हैं तो जो लोग इस तरीके की करतूतें कर रहे होते हैं, उनका जो चेहरा होता है, दोहरा चेहरा, ये समाज के सामने बेनकाब होता है। लिहाजा अंजू और नेमपाल जो थे, जब इस तरीके के अनैतिक संबंधों में थे, तो इस बारे में जो उसके पति विनोद थे उसे कहीं ना कहीं से खबर लग जाती है। और जब विनोद को अपनी पत्नी अंजू के बारे में ये खबर लगती है तो वो गांव में ही रहने वाले एक नेमपाल से इस तरीके से अनैतिक संबंधों में है, तो विनोद जो था अपनी पत्नी अंजू से बात करता है। तो जो अंजू थी वो सिरे से इनकार कर देती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। अब जो विनोद था उस समय तो अपनी पत्नी से कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो अपनी पत्नी का पीछा करना शुरू कर देता है। और जब वो उसका पीछा करना शुरू करता है तो वो ये सारी चीज़ें सही पाता है। जब वो ये सारी चीज़ें सही पाता है तो उसके बाद में अपनी पत्नी के साथ में मार पिटाई करता है। मार पिटाई करने के बाद में कहता है कि आज के बाद में ना तुम घर से बाहर निकलोगी, ना कहीं जाओगी और ना किसी से मिलोगी। जब ये सारी बातें विनोद अपनी पत्नी अंजू से कह रहा होता है तो अंजू जो थी मन ही मन में आग बबूला हो रही थी। वो उस समय तो विनोद से कुछ कहती नहीं है, लेकिन जब विनोद चला जाता है तो उसके बाद में वो नेमपाल को कॉल करती है। और कॉल करने के बाद में कहती है कि उसका जो पति है विनोद, ये पगला गया है, सठिया गया है और मुझे तुमसे मिलने से रोक रहा है। बताओ मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकती हूँ। तो जो नेमपाल था वो कहता है तो क्या किया जाए। तो अंजू कहती है दरअसल उसका जो पति है उसे रास्ते से हटाना है और उसके बाद में हमारी जो ज़िंदगी होगी ये बड़ी ही खुशगुजार हो जाएगी और हम लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी बिताएंगे। अच्छा, जो नेमपाल था वो भी काम करने के लिए तैयार होता है। उसके बाद में नेमपाल अपने एक दोस्त शाहिद को अपने साथ मिलाता है। उसके बाद में ये तीनों लोग प्लानिंग करते हैं। अब चूंकि जो पत्नी थी उसे सारे राज पति के देने थे और नेमपाल और शाहिद मिलकर हत्या की प्लानिंग करते हैं। जैसे ही 29 दिसंबर साल 2024 को जो विनोद था अपने घर से बुलंदशहर जाने के लिए सामान लेने के लिए निकलता है, तो जो अंजू होती है ये अपने प्रेमी नेमपाल को इस बात की खबर दे देती है। कहती है इस तरीके से जो विनोद है वो घर से निकला है, तुम अपने दोस्त शाहिद के साथ मिलकर उसका काम तमाम कर दो। अब जो विनोद था जब वो बुलंदशहर से लौट रहा होता है तो रास्ते में से नेमपाल और शाहिद मिल जाते हैं और उसके बाद में शराब पिलाने के बहाने ही उसे लेके जाते हैं। पहले तो खूब ज़्यादा शराब उसे पिलाते हैं और जब वो शराब के नशे में खूब ज़्यादा हो जाता है तो अपने ही गमछे से गला घोट कर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद में उसके शव को दक्ष गार्डन के पास में फेंक कर वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। इन लोगों को लगा था कि उन्होंने गांव से बहुत दूर जाकर, इलाना गांव से बहुत दूर जाकर हत्या की है, तो इस घटना का राज खुल नहीं सकता। लेकिन जो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि कातिल कातिल होता है और पुलिस पुलिस होती है, और जब पुलिस अपनी पे आ जाए तो वो हज़ारों क्विंटल रेता के बीच में से भी एक कंकर भी अगर कुछ सबूत का पुलिस को मिल जाता है तो पुलिस उस केस का खुलासा कर देती है। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों ने देखा कि एक महिला जो अपने अनैतिक संबंधों की भूख में कुछ इस कदर अंधी हो गई थी कि उसने अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ लिया। आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। दोस्तों, कल के दिन जो हमारे चैनल पर कमेंट्स आए थे उसमें पहला कमेंट था हारून अंसारी जी का, और ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। तो हारून अंसारी जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साजिद जी हैं, लिखते हैं एक्सप्लेन, तो भैया आपका बहुत शुक्रिया। सावन कुमार हैं, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी लगी, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से आपकी कहानी सुनता हूँ। तो सावन कुमार जी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दी वैरेस्टर हैं, लिखते हैं लाजवाब स्टोरी, लाजवाब होस्ट। तो दी वैरेस्टर जी, हमेशा की तरह एक बेहतरीन कमेंट्स आपका बहुत शुक्रिया। पीके शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी और आपके सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, लव यू सर। पीके शर्मा जी नमस्कार भैया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, नाइस स्टोरी, मेरे छोटे भाई, अल्लाह आपको अच्छा रखे।
हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बड़े भाई के लाभ लगातार आप मेरे साथ में अच्छे कमेंट्स करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं। सतवीर हैं लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतवीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। सतवीर जी आपका बहुत शुक्रिया। एजाज़ आदिल हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड स्टोरी, फुल सपोर्ट। तो एजाज़ आदिल जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में लईक अब्बास हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी। लईक अब्बास गुलिस्तानास बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया आपका भाई। उसके बाद में मदन बिहावत हैं लिखते हैं आपकी स्टोरी अच्छी होती है, हैप्पी न्यू ईयर सर। तो मदन बिहावत जी आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में ए खान हैं लिखते हैं मैं शकील खान सूरत गुजरात से। शावेज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, कहानी बहुत अच्छी लगी भाई। तो शकील खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप गुजरात से हमारी कहानी सुनते हैं। मंसूरी भाईजान हैं लिखते हैं ज़ाकिर हुसैन मंसूरी सऊदी अरबिया से सुनते हैं। तो ज़ाकिर हुसैन मंसूरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दी बैरिस्टर जी का अगला कमेंट से लिखते हैं शावेज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा। तो दी बैरिस्टर जी, जो दोस्त लोग होते हैं, जो फैमिली वाले होते हैं, उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बस दिल में होते हैं। तो अगर वो कहीं जाएंगे तो मिस तो करेंगे ही ना उनको। सुनील त्यागी जी हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी, रेनू सुनील त्यागी शाहपुर शहर से। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेटस फॉर यू हैं, एक थम्स अप बनाते हैं भैया, बहुत शुक्रिया। रहमत अंसारी हैं 3 हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हैं 2 रोज़ बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। जिबैश अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, आपकी स्टोरी अच्छी है भाई, कोई क्राइम स्टोरी यूपी पीलीभीत की एक्सप्लेन करो। जिबैश अंसारी फ्रॉम पीलीभीत। तो जिबैश अंसारी जी, मैंने एक कहानी पीलीभीत की काफ़ी पहले सुनाई थी और उसमें एक लड़की की कहानी थी वो शायद। तो जिबैश अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी। अनिल कुमार अमेरिका से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। गुंडनवान हैं लिखते हैं रजत, अगर यही दिमाग किसी अच्छे काम के लिए लगाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। बहुत अच्छी बात कही आपने, इंसान को हमेशा पॉजिटिव ही रखना चाहिए अपनी सोच को। रिजवान अंसारी हैं लिखते हैं मलिक भाई, प्रदेश में किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका बहुत शुक्रिया। शमा सिद्दीकी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। तो शमा सिद्दीकी जी आपका बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है लिखते हैं शावेज़ भाई बहुत ही शातिर मुजरिम था रजत, बिल्कुल सही सज़ा मिली उसको। तो राजपुरा खबरनामा जी आपका बहुत शुक्रिया। सोनू धीमान है लिखते हैं लव यू ब्रदर। तो सोनू धीमान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से हमारी कहानी सुनते हैं, शायद मुझे आपका एड्रेस याद है। जावेद अंसारी हैं लिखते हैं हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, भरोसा करना चाहिए लेकिन बहुत ठोक परख कर करना चाहिए। फिर भी थोड़ा सा एक जो डिस्टेंस रहता है, एक जो रिजर्वनेस रहती है, वो हमें रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए बना के। तन्वी जी हैं लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, शायद मुझसे गलती हो गई, सॉरी भाई। तो तन्वी जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे व्यूवर्स हैं, जैसे हमसे कभी कभी गलती हो जाती है तो कभी कभी आपसे भी, क्योंकि सिमिलर स्टोरी थी तो आपकी भी कोई गलती थी नहीं। आपका शुक्रिया। उसके बाद में अभिमन्यु पांडे हैं लिखते हैं अपराध बहुत ही शातिर हैं, फैंसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। तो अभिमन्यु पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों यारों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।